हेलो गाइस। इससे पहले वीडियो में हम लोग द परसेप्चुअल प्रोसेस में द विजुअल सिस्टम, ऑर्गेनाइजेशन इन विजुअल परसेप्शन, थ्योरीज ऑफ विजुअल ऑब्जेक्ट रिकॉग्निशन कंप्लीट कर चुके हैं। परसेप्चुअल प्रोसेस को कंटिन्यू करते हुए हम इसमें टॉप डाउन प्रोसेसिंग एंड विजुअल ऑब्जेक्ट रिकॉग्निशन के बारे में जानेंगे और फेस परसेप्शन के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं टॉप डाउन प्रोसेसिंग की एंड विजुअल ऑब्जेक्ट रिकॉग्निशन की। टॉप डाउन प्रोसेसिंग से पहले हम लोग बॉटम अप प्रोसेसिंग की बात कर लेते हैं। बॉटम अप प्रोसेसिंग ऑब्जेक्ट रिकॉग्निशन में स्टिमुलस के रोल को एम्फेसाइज करती है या उसे इम्पोर्टेंस देती है, बल्कि टॉप डाउन प्रोसेसिंग में हमारी जो प्रीवियस नॉलेज है वो हमारे ऑब्जेक्ट रिकॉग्निशन को इन्फ्लुएंस करती है। टॉप डाउन प्रोसेसिंग स्पेशली तब इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है जब हमारे सामने स्टिमुलस जो होता है वो इनकम्प्लीट होता है या फिर अनक्लियर होता है, और या फिर जब हमारे सामने है कोई भी ऑब्जेक्ट स्टिमुलस क्या कहते हैं सिर्फ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स के लिए ला करके हटा दिया जाता है। कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट ये बिलीव करते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट रिकॉग्निशन में टॉप डाउन प्रोसेसिंग और बॉटम अप प्रोसेसिंग दोनों ही इम्पॉर्टेंट होती हैं। फॉर एग्जांपल, आप मार्केट में जा रहे हैं और आपको कॉफ़ी शॉप में एक मग का हैंडल दिख रहा है। आप तुरंत उनसे इंटरप्रेट कर लेते हैं कि वो कॉफ़ी मग होगा। यहाँ पे आप दोनों प्रोसेसिंग यूज़ कर रहे हैं। वो एक मग का हैंडल है, यहाँ पे आपने बॉटम अप प्रोसेसिंग यूज़ करी, लेकिन कॉफ़ी शॉप में कॉफ़ी मग ही होगा, यहाँ पे आप अपनी टॉप डाउन प्रोसेसिंग यूज़ कर रहे हैं। यानी आपकी नॉलेज आपके परसेप्शन को इन्फ्लुएंस कर रही है कि वो मग का हैंडल जो है वो कॉफ़ी मग का ही होगा। चलिए इस वीडियो के थ्रू जानते हैं हम लोग टॉप डाउन प्रोसेसिंग और बॉटम अप प्रोसेसिंग में एक्चुअल डिफरेंस क्या है। जब हमारा परसेप्शन ऑब्जेक्ट को रिकॉग्नाइज करके हमारी नॉलेज को इन्फ्लुएंस करता है, तब होती है बॉटम अप प्रोसेसिंग। जब हमारा नॉलेज हमारे परसेप्शन को इन्फ्लुएंस करता है ऑब्जेक्ट रिकॉग्निशन में, दैट इज टॉप डाउन प्रोसेसिंग। अब हम डिस्कस करेंगे टॉप डाउन प्रोसेसिंग का रोल रीडिंग में। अगर हम इस सेंटेंस को रीड करें तो रफली हम इसे रीड करेंगे द मैन रेन। द में एच, मैन में ए और रेन में ए, तीनों एक ही जैसे फिगर हैं। फिर भी हम इसे द में एच पढ़ रहे हैं, मैन में ए पढ़ रहे हैं और रेन में ए पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमें पता है, हमारी नॉलेज में ये बात स्टोर है कि टी ए ई का कोई मतलब नहीं होता है, जबकि टी एच ई का द मतलब बनता है और इसका एक सेंस बनता है। एम एच एन का कोई मतलब नहीं है, एम ए एन मैन एक सेंस क्रिएट करता है। सेम आर एच एन का कोई मतलब नहीं होता है, बल्कि आर ए एन का रन मतलब। तो यहाँ पे हमारा जो टॉप डाउन प्रोसेसिंग इन्फ्लुएंस कर रही है हमारे परसेप्शन को, यानी हमारी नॉलेज जो है वो हमारे परसेप्शन को इन्फ्लुएंस कर रही है। इसी से रिलेटेड एक टॉपिक की वर्ड सुपीरियॉरिटी इफेक्ट, जिसका मतलब ये होता है कि हम सिंगल लेटर को तब आइडेंटिफाई कर लेते हैं जब वो किसी मीनिंगफुल वर्ड में ऐड होता है। यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल, जब हमने जो अर्लियर अभी एग्जांपल देखा था उसमें अगर टी एच ई हमने उसे दा पढ़ा था, लेकिन अगर टी की जगह पे वहाँ पे फॉर एग्जांपल सी होता है, तो सी के साथ सी और ई के बीच में ना ए का कोई सेंस बनता है ना एच का कोई सेंस बनता है, तो हम उसे ना ई पढ़ते ना रीड कर पाते, उसे हम वहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। अब बात करते हैं टॉप डाउन प्रोसेसिंग और ओकेजनल एरर इन ऑब्जेक्ट रिकॉग्निशन की। दो तरह के ओकेजनल एरर होते हैं, पहला होता है चेंज ब्लाइंडनेस और दूसरा होता है इनअटेंशनल ब्लाइंडनेस। ये एग्जांपल है चेंज ब्लाइंडनेस का। चेंज ब्लाइंडनेस में हमारे सामने ऑब्जेक्ट चेंज हो जाता है और हमें पता भी नहीं चलता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम इस फोटो में देखें तो ए पे एक पर्सन एक ओल्ड मैन से यानी बूढ़े आदमी से हेल्प मांगता है। बी सिचुएशन में एक डिस्टर्बेंस आता है और वो जो आदमी हेल्प मांग रहा था वो अपनी पोजीशन चेंज कर लेता है, उसकी जगह सी फोटो में हम देख सकते हैं कोई और आ जा सकता है। लेकिन ये जो बूढ़ा आदमी जो उसकी हेल्प कर रहा है, वो दोनों में क्या कहते हैं डिफरेंस ही नहीं क्रिएट कर पाता, उसे पता ही नहीं होता इस एक्सपेरिमेंट के बाद में कि जो उससे हेल्प मांग रहा था वो दोनों आपस में बदल गए थे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बूढ़ा आदमी जो
है वो अपनी नॉलेज पे उसका फोकस होता है पूरा, क्योंकि वो उसकी हेल्प करना चाह रहा होता है, और नॉलेज पे फोकस होने की वजह से वो क्या कहते हैं ध्यान भी नहीं देता है कि दोनों पर्सन क्या कहते हैं बदल चुके हैं। इसके बाद आता है इनअटेंशनल ब्लाइंडनेस। इनअटेंशनल ब्लाइंडनेस का एग्जांपल ये होता है कि एक रिसर्चर ने काफ़ी स्टूडेंट्स को कलेक्ट किया और उनसे बोला एक बास्केटबॉल मैच देखने के लिए, और उसने बोला कि उनको हर प्लेयर में जितनी बार भी वो बॉल को बाउंस कर रहे हैं या फिर बास्केट में डाल रहे हैं सबको काउंट करना पड़ेगा। और वो वीडियो में क्या कहते हैं 5 सेकंड के लिए एक चिंपैंजी जंप करते हुए आता है और वापस चला जाता है, और लोग इतना ज़्यादा फोकस होते हैं वो जंप काउंट करने में या फिर बास्केट में बॉल डालने को काउंट करने में कि वो नोटिस भी नहीं करते हैं कि उस वीडियो में चिंपैंजी आता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फेस परसेप्शन, जिसमें हम डिस्कस करेंगे रिकग्नाइजिंग फेसेस वर्सेस रिकग्नाइजिंग अदर ऑब्जेक्ट्स, यानी कि फेस को रिकग्नाइज करने में और अदर ऑब्जेक्ट को रिकग्नाइज करने में क्या डिफरेंस होता है। 1993 में साइकोलॉजिस्ट ने ये पाया था कि हम फेशियल फीचर्स को जब फेस के कंटेक्स्ट में हमारे सामने लाया जाता है तो हम उसे ज़्यादा आसानी से पहचान लेते हैं, बजाय वो जब हमें अकेले या सेपरेटली दिखाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमें किसी पर्सन की नोज़ सेपरेटली अलग दिखाई जाएगी तो हम भले न पहचान पाए, बट अगर हम उसके फेस के कंटेक्स्ट में वो नोज़ दिखाई जाएगी तो हम उसे आसानी से पहचान लेते हैं। इसके उलट फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम किसी ऑब्जेक्ट की जगह पे घर का एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, तो हम घर की जो छोटी डिटेल्स होती हैं उनको हम सेपरेटली ज़्यादा अच्छे से पहचानते हैं बजाय कि घर के कंटेक्स्ट में। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर घर की फ़ोटो है, अगर हम उसमें विंडो चेंज भी कर देंगे तो हमें उसका फ़र्क नहीं पता चलेगा, लेकिन अगर विंडो में सेपरेटली अलग करके दिखाई जाएगी तो हम पहचान जाते हैं।